अस्सलाम वालेकुम। इब्न खल्दून ने आज से 600 बरस पहले बताया था कि जब कोई रियासत अपनी ज़रूरत के मुताबिक टैक्स इकट्ठा न कर सके तो इसके वजूद व हाकमियत पर ही सवाल उठने लगते हैं। सियासियात के इस बेमिसल मुफक्किर का वज़ा करदा ये उसूल तारीख़ के किसी भी दौर में गलत साबित नहीं हुआ। जिस भी मुल्क में मुआशी कमज़ोरी के आसार नमूदार हुए वहाँ कई दीगर मसाइल भी उठ खड़े हुए। बग़ैर किसी इस्तिस्ना के वो तमाम मुल्क बर्बाद हो गए जिनके हुक्मरानों ने मसाइल की जड़ यानी मईशत को दुरुस्त नहीं किया और बड़े बड़े दावे करते रहे। वो सारे मुल्क जिनके रहनुमाओं ने अपनी तमाम सलाहियतें मईशत सुधारने के लिए वक्फ कर दी, आज दुनिया भर में इज़्ज़त की निगाह से देखे जाते हैं। इब्न खल्दून के बताए हुए इस उसूल की रोशनी में अब ज़रा अपने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की मईशत पर भी एक नज़र डाल लीजिए। टैक्स इकट्ठा करने की रियासती सलाहियत का अंदाज़ा यूँ लगाइए कि कुल कौमी पैदावार का सिर्फ 9.25% टैक्स इकट्ठा किया जा सकता है, जो कर्ज़ों पर सूद, दिफा और तनख्वाहों की अदायगी के लिए बमुश्किल काफ़ी है। हमारी करेंसी दिन के हिसाब से नहीं, घंटों और मिनटों में अपनी कदर खोती चली जा रही है। 8 मार्च 2022 को जब इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई तो $1 178 रुपये 61 पैसे का था, जो आज 52 रुपये इजाफे के साथ 230 रुपये के करीब है। गोया हम सब ने अमली तौर पर अपने 1/4 असासे खो दिए। मईशत की रीढ़ की हड्डी कारोबार होता है और आलम यह है कि रियासती ढांचे में ताल्लुकात की नकब लगाए बगैर कारोबार करना अमली तौर पर नामुमकिन हो चुका है। सैलाब जैसी कुदरती आफत से निपटने के लिए वसाइल मौजूद नहीं और अब दुनिया हमारी मदद करे तो करे, अपने पास तसल्ली दिलासे के लिए भी कुछ नहीं। आलमी तौर पर हमारा तासुर ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी को कस्में खाकर यकीन दिला रहे हैं कि हम पैसे ईमानदारी से खर्च करेंगे। वज़ीर ख़जाना रो रो कर बता रहे हैं कि अब दुनिया हमें पैसे देने को तैयार नहीं। इस सूरत हाल में ये आप पर है कि आप एक कमज़ोर होते हुए मुल्क की कमज़ोरी की बुनियादी वजह किसे करार देंगे, लेकिन हर किस्म की ख़राबी का इजहार मईशत की ख़राबी की सूरत में ही निकलता है। और मईशत ख़राब क्यों है, ज़रा इसका हिसाब भी कर लेते हैं। मईशत ऐसा पौधा है जो इस्तेहकाम और अमन व अमान की फ़िज़ा में ही फलता फूलता है। अक्सर औक़ात ये भी होता है कि अगर मुल्क में इस्तेहकाम है और इसके इदारे अपना काम कर रहे हैं तो मईशत बड़े बड़े धचके भी बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन मुल्क में सियासी अफरा तफरी बढ़ती चली जाए तो इसका सबसे पहला शिकार मईशत ही होती है। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो यही है कि मईशत अपनी तबोताब खोती चली जा रही है। इसकी सादा सी वजह है कि हमारा निज़ाम रियासत कारोबार करने वालों की नज़र में अपना एतबार कम करता चला जा रहा है। इमरान खान को लाख इल्ज़ाम दें कि उनके दौर में मईशत ख़राब थी, लेकिन हकीकत यह है कि मुल्क में इस्तेहकाम की वजह से बाज़ार चल रहे थे। आम आदमी को पता था कि इमरान खान अगर कुछ न कर पाए तो 2023 के इलेक्शन में उन्हें इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। इस हकीकत का अंदाज़ा ख़ुद तहरीक इंसाफ की हुकूमत को भी था और वो अपने तीसरे साल के बाद बड़ी हद तक मईशत को उस्तवार कर चुकी थी। बिलखुसूस इसकी तवज्जो का मरकज़ मुल्क के अंदर सनती और ज़रई पैदावार बढ़ाना बन चुका था। इस हुकूमत ने ब्यूरोक्रेसी में तरक्कियों के बारे में भी कुछ ऐसे कवायद बनाए थे जिन पर अमल होता रहता तो कुछ ही अरसे में गवर्नेंस के बहुत से मसाइल हल हो सकते थे। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इदारों के बाद पंजाब में भी बल्दियाती इलेक्शन होना थे, जिसके बाद कम अज़ कम पाकिस्तान के 2 सूबों में रियासत और आम आदमी का ताल्लुक़ गली मोहल्ले की सतह पर उस्तवार हो जाता। 2023 तक ये काम जारी रहते तो इमरान खान इलेक्शन हारते या जीत जाते, कम से कम मुल्क चंद कदम आगे बढ़ जाता। वक्त पर इलेक्शन होने से कुछ भी ना होता तो मुल्क के अंदर और बाहर कम से कम हमारे मुस्तहकम होने का तासुर ज़रूर तक़वियत पकड़ जाता, जो बहरहाल मुआशी हवाले से बहुत बेहतर होता। एक अंग्रेज़ी कहावत है कि जिसके हाथ में हथौड़ा हो वो हर मसले को कील समझता है। वतन अजीज़ में ये कहावत कभी गलत साबित नहीं होती। इमरान खान की हुकूमत कोई आइडियल हुकूमत नहीं थी। इसमें उस्मान बुज़दार जैसे शख्स का पंजाब की वज़ारत आला पर बुराजमान होना ही सियासी जुर्म से कम नहीं था। इसके बावजूद हुकूमत का अपना वक्त पूरा करना इतनी अहमियत का हामिल था कि इस मकसद के लिए उस्मान बुज़दार को भी बर्दाश्त किया जा सकता था।
بزدار کی وزارت اعلیٰ عمران خان کے لیے مشکل کا باعث بنتی رہی، لیکن اصل مسئلہ 2022 میں ایک تقرری پر اعتراض سے شروع ہوا۔ یہ معاملہ بھی آسانی سے طے ہو سکتا تھا، مگر ہتھوڑا بدست لوگوں نے اسے بھی ایک کیل ہی سمجھا اور ضرب لگا دی۔ نتیجہ ہم سب کے سامنے ہے کہ استحکام تو رخصت ہوا ہی، لیکن اس کے ساتھ معیشت بھی بلندی سے چھوڑے ہوئے پتھر کی طرح نیچے آنے لگی۔ تحریک انصاف کی جگہ جو حکومت تشکیل دی گئی وہ اتنی متضاد قوتوں پر مشتمل ہے کہ اس سے کسی قسم کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی۔ جس طرح عمران خان کی حکومت ایک ہتھوڑے کی ضرب سے رخصت ہوئی، شہباز شریف حکومت کے اجزائے ترکیبی بھی اسی طرح ہتھوڑے سے ٹھوک ٹھاک کر ایک دوسرے میں پیوست کیے گئے ہیں۔ اس قسم کی حکومت لڑک تو سکتی ہے، چل نہیں سکتی۔ جس کے لیے اپنے قدموں پر کھڑا ہونا محال ہو، اس سے معیشت بہتر بنانے کی توقع ایک نادانی کے سوا کچھ نہیں۔ اس مسئلے کی سنگینی اور بھی بڑھ جاتی ہے جب نظر آتا ہے کہ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی ہمارے اکابر نے کچھ نہیں سیکھا۔ ابھی 2 دن پہلے اسی حکومت کے ایک نفس ناطقہ نے بڑے اعتماد سے مجھے بتایا کہ عمران خان جتنا چاہے شور مچاتے رہیں، کچھ نہیں ہونے والا۔ عرض کیا، عمران خان تو کیا شور مچائیں گے، اصل مسئلہ وہ غیر معمولی حجم کے جلسے ہیں جن میں وہ شور مچاتے ہیں۔ فرمایا، پھر کیا ہوگا؟ ان کی اس پھر کیا ہوا سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ آئندہ بھی سیکھنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ یہ لوگ شاید سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ان کے ہتھوڑوں کی مسلسل ضربوں کی وجہ سے پاکستان کا سیاسی نظام اتنا پچک چکا ہے کہ اسے درست ہونے میں ہی برسوں لگیں گے، اور جب تک یہ درست نہیں ہوگا معیشت بھی پٹری پر نہیں آئے گی۔ اگر یہ سب ایسے ہی چلتا رہا تو پھر خراب معیشت میں ہمارا بہت کچھ ڈوب جائے گا۔ ابھی ہم جو سری لنکا کی مثال سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، یقین مانیے ہم نے خود کو درست نہ کیا تو سری لنکا کو ہم رشک سے دیکھا کریں گے۔ اس صورتحال سے نکلنے کا اب ہمارے سامنے صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے کہ ہتھوڑا ہاتھ سے رکھ کر سود و زیاں کا حساب کریں، اس بے چینی کو ختم کریں جو پچھلے 5 مہینوں سے مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کا سیدھا راستہ نئے انتخابات ہے۔ ان انتخابات میں جو بھی جیتے اسے حکومت کرنے دی جائے۔ جتنی تاخیر نئے انتخابات میں ہوتی جائے گی اتنی ہی زیادہ معاشی تباہی ہوگی۔ سیاست اور معیشت کے درمیان اس تعلق کو سمجھ لیں تو پاکستان کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ عمران خان کی نااہلی سے کسی کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہونے والا۔ وما علینا الا البلاغ۔